दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत मामले में न्याय की मांग, इंदौर में परिजनों ने की पत्रकार वार्ता। शहर के कैफे में आयोजित पत्रकार वार्ता में मृतिका अमिता पुरोहित की बेटी तनु पुरोहित ने अपनी मां की संदिग्ध मौत को लेकर न्याय की मांग उठाई। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 18 जुलाई 2026 को थाना एमजी रोड क्षेत्र स्थित 106 सबनीश बाग चिमन बाग में अमिता पुरोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सुयश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पत्रकार वार्ता में परिजनों ने आरोप लगाया कि अमिता के ससुराल वालों द्वारा लंबे समय से दहेज प्रताड़ना, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा था। उन्होंने ससुराल पक्ष पर इस पूरे मामले में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद अब तक निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जाँच, ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग करते हुए संबंधित दस्तावेज भी पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किए। मेरे पास सुबह 9:14 पे पहली बार मेरे भाई का कॉल आया था। 18 जुलाई की ये बात है। तो उसमें मेरे भाई ने मुझे बोला कि मतलब तू उठ गई है क्या, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं अभी मतलब लेट सोई थी तो मैं अभी उठी नहीं हूँ। तो उसने बोला अच्छा चल ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। उसने मुझे दोबारा कॉल करा 9:45 के करीबन कुछ, और फिर उसने बोला कि देख ऐसा है कि बड़ी मम्मी जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 6-7 उल्टियां करी है घर पे। तो पापा और चाचा उनको सुयश हॉस्पिटल लेकर के गए हैं और तू पापा और चाचा को कॉल मत करना क्योंकि वो वहाँ पे बिजी होंगे। तो इस पर मैंने उससे पूछा चल ठीक है मैं जल्दी से आ रही हूँ। तो उसने मुझे बोला नहीं तू आराम से भी आएगी तो भी चलेगा। तो मैं लगभग 11 बजे सुयश अस्पताल पहुंची, जहाँ पर मैंने देखा कि मेरे चाचा आईसीयू वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं। जब मैंने पूछा चाचा से क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो उन्होंने मुझे कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उन्होंने बोला कि अभी अंदर आईसीयू वार्ड में जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं वहीं पर बेंच पर बैठी हुई थी, मेरी चाची वहाँ पे मौजूद थी, लक्ष्मी पुरोहित, मेरे चाचा भूपेंद्र पुरोहित मौजूद थे, मेरे पापा मौजूद थे ललित पुरोहित। जब मैं बहुत रो रही थी वहाँ बेंच पे बैठे बैठे, बहुत देर के बाद मेरी चाची ने बोला, पहले तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि कल वो कहीं खाना खाने गए थे तो उससे उनको उल्टी हो गई होगी। पर फिर जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ तो उन्होंने फाइनली बोला कि मम्मी ने ना सल्फास खा लिया है सुबह, इसकी वजह से उनको यहाँ पे लाया गया है। मैंने फिर भी बहुत देर तक वेट किया, मैंने मल्टीपल टाइम आईसीयू में जाने की कोशिश करी, पर इन लोगों ने मुझे आईसीयू में जाने नहीं दिया और मम्मी से एक बार भी मिलने नहीं दिया। इसके बाद मेरे दादा दादी शांता पुरोहित व पुरुषोत्तम पुरोहित भी हॉस्पिटल आ गए थे। फिर मेरे चाचा ने मुझे थोड़ा सा दिलासा दिया कि अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है तो तुम लोग घर भी जाना है तो तुम जा सकते हो। तो मेरे दादा दादी और मेरी चाची और मैं, हम चारों लोग घर आ गए चिमन बाग, जो मेरा घर है। अब वहां पर आने के बाद मैंने देखा कुछ अजीब सी चीजें थी, जैसे कि इन लोगों ने मुझे कहा था कि मम्मी को बहुत सारी उल्टी हुई थी, पर घर पूरी तरीके से साफ था, वहां पे कोई उल्टी का नामो निशान नहीं था, कोई ऐसी फाउल स्मेल नहीं आ रही थी, सब कुछ क्लीन था। जब मैं मम्मी के रूम में गई तो मैंने वहां पे देखा कि एक ग्लास में साइड में इनो जैसा या कुछ हरे कलर का लिक्विड भरा पड़ा है। तो जब मैंने दादी से पूछा दादी किस चीज का पानी है, तो दादी ने बोला ये इनो का पानी है। तो मैंने दादी से पूछा ये इनो का पानी यहाँ क्या कर रहा है, तो मेरी दादी ने मुझे बोला कि अरे वो उसको उल्टी हो रही थी, ऐसा हो रहा था तो हमने ना उसको इनो का पानी पिलाया। जब मैंने किचन में जाके देखा तो वॉशिंग मशीन में थोड़े कपड़े धुले हुए रखे हुए थे और थोड़े कपड़े एक टब में थे। तो जब मैंने वॉशिंग मशीन में हाथ डाल के देखा, कपड़े निकाले, तो उसमें से मम्मी का नाक का कांटा मिला। मैंने तब भी दादी से पूछा कि दादी घर में कोई हाथापाई हुई है मम्मी के साथ जिसकी वजह से नाक का कांटा यहाँ पे गिर गया है, क्योंकि नाक का कांटा कोई इजीली खुलता नहीं है, गोल्ड का ऐसा राउंड वाला जो कांटा रहता है वो। तो उसका भी उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैं फिर से अपनी चाची को लेकर के वापस हॉस्पिटल में आ गई। जब मैं हॉस्पिटल में आई दूसरी बार चाची को लेकर के, तब मुझे मम्मी से मिलने दिया गया, पर तब मम्मी वेंटिलेटर पे जा चुकी थी और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। पूरी रात भर मैं 4 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक मम्मी के पास ही अंदर थी। फिर बाद में डॉक्टर्स आए और उन्होंने बोला कि अब मम्मी को वो लोग चेक करेंगे तो तुम बाहर आ जाओ। तो मैं फिर बाहर आ गई और फिर सुबह 6:47 समथिंग 6:47 पे मुझे पता चला कि अब मम्मी नहीं रही है। तो फिर वो फाइनल में मम्मी से मिलने गई। 18 जुलाई से 19 जुलाई तक मेरी मम्मी ने मेरे से कोई बात नहीं करी। पुलिस वाली मैडम शायद 1 बजे करीब आई थी, मेरे हस्बैंड वहां पे मौजूद थे तब। जब मैं घर चली गई थी, मैं लगभग 1 बजे समथिंग घर ही गई थी और वो तब आई थी। तो पुलिस वाली मैम बोलती है कि उन्होंने उनको कुछ बयान दिया है, पर मुझे इसमें भी थोड़ी शंका है, क्योंकि जब बयान था तब मैडम दे रही थी तो मैम ने बोला कि मेरे चाचा वहां पे मौजूद थे। अगर चाचा वहां पे मौजूद हो सकते हैं तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं मिलने दिया या मुझसे कांटेक्ट करने की क्यों नहीं कोशिश करी। इन सब चीजों को लेके मुझे बहुत ज्यादा संदेह हो रहा है। मेरे जी मेरे पिताजी के अवैध संबंध है किसी महिला के साथ,
2017 में मेरी माताजी ने मुझे पहली बार ये बात बताई थी और कहा था कि मैं नाना नानी को भोपाल से बुला रही हूँ, तो तुम नाना नानी और दादा दादी के सामने ये बात बोल देना, क्योंकि ये मेरे मुंह से मैं नहीं बोल सकती, मुझे इस पे बहुत दुख हो रहा है। तो मैंने तब मेरे नाना नानी और दादा दादी को ये बात फर्स्ट टाइम बताई थी। उसके बाद भी परिवार में ऐसी कई बार बातें हुई। मेरे दादाजी, जब ये 2017 का ही समय चल रहा था और मम्मी जब लौट के भोपाल से वापस आई थी, तब मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को और माताजी और मैं, हम चारों जने मौजूद थे, और मेरे दादाजी बोलते हैं कि लड़के तो ऐसा करते ही हैं, ये तो उनकी प्रवृत्ति होती है। वो शह देते थे ऐसी चीजों पे बचपन में। मेरे दादाजी मारपीट में भी शह देते थे, झगड़े में शह देते थे। हाँ, मुझे लगता है उनकी हत्या हुई है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत एक मोटिवेटेड इंसान है। मेरी मम्मी सिलाई कढ़ाई की दुकान चलाती है, तनुश्री कलेक्शन के नाम से। उनके इतने ग्राहक है और इतने लोगों से उनका इतना अच्छा नेचर है। पढ़ाई लिखाई इसको इंजीनियर बनाया। मैं मेरी मम्मी के लिए न्याय की मांग कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि वो लोग इन्वेस्टिगेट करे और पता करे कि वहाँ उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि अगर ये लोग बोलते कि 9:56 पे आ रहा है कि ये लोग सुयश अस्पताल लेकर के गए हैं और 9:14 पे मेरा पहला कॉल आया, तो इनको 9:14 पे तो पता ही था। और घर चिमनबाग से सुयश अस्पताल की जो डिस्टेंस है वो भी 15 मिनट की है, और ऐसे समय तो इंसान और जल्दी ले जाता है, तो इनको 45 मिनट करीबन कैसे लग गए? ये घटना तो और पहले की हो सकती है, जब उसने को 9:14 पे कॉल किया। अभी मैंने FIR दर्ज कराई है और इतने दिन हो गए, पर पुलिस ने अभी तक तो मतलब एज सच मेजर इन्वेस्टिगेट तो नहीं करा था। ना ही मेरे पिताजी का फोन सील हुआ है अभी तक आई थिंक घर पे भी कुछ वो लोग देखने के लिए नहीं गए हैं। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं और आगे भी कोशिश कर रही हूँ कि आगे चीजें मम्मी को न्याय मिले। न्याय की आशा है न्यायालय से, उच्च न्यायालय से। मेरा नाम तनु पुरोहित पाठक है। देखिए, मेरी बहन को ये लोग विवाह के बाद से शुरू से ही प्रताड़ित करते आ रहे हैं और ये लंबे समय से प्रताड़ना चल रही है। और हर बार मेरी दीदी जो है उनको माफ़ कर दिया करती थी और सोचती थी कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन स्थितियां सुधरी नहीं और बिगड़ती चली गई। इसी क्रम में जो अभी ये घटना हुई 18 तारीख को, तो मुझे जो जानकारी मिली है कि मेरे जीजा जो ललित पुरोहित हैं, उनके कई महिलाओं से अवैध रिलेशन है। उसमें एक महिला जो है जिसका हमें जानकारी मिली है, वो महिला श्री श्याम भोजनालय के नाम से दुकान चलाती है बोलाराम मार्ग पर। उससे इनके कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ संबंध है, उनका नियमित इनका आना जाना है। और ये दीदी की जो दुकान थी उससे जो है पैसा निकाल करके ये अन्यत्र खर्चे करते थे। मारपीट करना, उसको आर्थिक रूप से परेशान करना, दीदी की जो इनकम थी उसको छीन लेना, उसका ATM उनके पास रहता था, उसके बैंक डॉक्यूमेंट, इवन दो उसका आधार भी उसके दीदी के पास नहीं रहता था, वो सारे डॉक्यूमेंट वो खुद अपने कंट्रोल में रखते थे। एक तरीके से पूरा होल्ड करके रखा था दीदी पर। बस दीदी दुकान जाती थी और घर आती थी। मेरे नाते रिश्तेदार जहाँ हैं उनके यहाँ किसी से मिलने नहीं दे, मतलब जाते भी थे तो वो मतलब बहुत प्रेशराइज करते थे कि आ जाएं। सास ससुर जो है बहुत अच्छा नहीं रखते थे, प्रताड़ना उनकी भी रहती थी। छिटाकशी करना, तानाकशी करना, प्रोत्साहन देना उसके बेटे को कि अगर वो मारपीट कर रहा है तो करने देना। अभी हमने थाने में कंप्लेंट करी है और उन्होंने भी अरेस्ट किया है अभी कल परसों में, और जिला न्यायालय में उनको पेश करके अभी फिलहाल जेल भेजा है। हमारी मांग है कि पूरे परिवार ने, चूंकि ये षड्यंत्र हमें नज़र आ रहा है, तो इनसे गहन पूछताछ की जाए और इनके जो है डिजिटल फुटप्रिंट लिए जाएं। सभी के मोबाइल, सभी का लोकेशन, सभी का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, विशेषकर ललित पुरोहित के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, UPI ट्रांजैक्शन है, उनको अगर ट्रेस किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें बाहर आएंगी और मेरी बहन को न्याय मिल सकेगा। हम बिल्कुल उच्च स्तर तक जाएंगे। हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, हमें उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। तो मुझे न्याय में विश्वास है, भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, तो मुझे लगता है कि मेरी बहन को न्याय मिलेगा। मैं संतोष कपरावत, मैं मृतका अमिता पुरोहित का छोटा भाई हूँ, तो भोपाल में निवास करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज़, इंदौर।